तो भाई आज हम बोह्रस एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड चैप्टर का बोह्रस एटॉमिक मॉडल। बोह्रस एटॉमिक मॉडल नील बोहर ने दिया था, 1913 में दिया था, और इसमें जो रदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम कर लिया था। रदरफोर्ड मॉडल ने ये कहा था कि जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो अपनी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहे हैं, एनर्जी उनकी लूज हो रही है। तो अगर ऐसा है तो एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा और एटम हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन थी। एक उसने लाइन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें बोह्रस एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन की। लेकिन एक बात और है कि जो बोह्रस एटॉमिक मॉडल है ये हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम उन पे ही एप्लीकेबल है, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे एप्लीकेबल है। लेकिन फिर भी इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल है, बोह्रस मॉडल हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये हीलियम प्लस बन गया, तो इसमें फिर एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो हीलियम प्लस पे एप्लीकेबल है। लिथियम 2 प्लस पे एप्लीकेबल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा। इट मीन्स कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे एप्लीकेबल है, लेकिन फिर भी इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है बोह्रस एटॉमिक मॉडल की। तो एक एक करके इसके पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं हम। तो इसका जो सबसे पहला पोस्टुलेट है वो लिख लेते हैं एक बार। तो इसका जो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस विद फिक्स्ड वेलोसिटी। पहले ही पोस्टुलेट में इसने ये कह दिया था, रदरफोर्ड ने तो ये कहा था कि न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसने कहा था कि वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स है। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसकी एक रेडियस है, दूसरा सर्कुलर ऑर्बिट है, इसकी अपनी रेडियस है, तो ये फिक्स्ड है इस पर्टिकुलर रेडियस का, इसके और ये इसके बाद ये ही रेडियस है, इनके बीच में कोई और सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर एटम इसमें रिवॉल्व कर रहा है, इसकी इस सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, तो उस इलेक्ट्रॉन की भी इतनी ही एनर्जी होगी। फिर इससे नेक्स्ट मान लेते हैं कि इसकी एनर्जी हमारी 5 यूनिट्स है, एनर्जी 5 यूनिट है, और इसकी एनर्जी मान ली 7 यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी 5 यूनिट होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इससे नेक्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी 7 यूनिट होगी। इसके बीच में कोई 6 यूनिट एनर्जी के कोई एनर्जी लेवल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी 6 यूनिट नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या था कि एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की नहीं है, एनर्जी सर्कुलर ऑर्बिट्स की है जिसमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और उनकी एनर्जी फिक्स्ड है, और जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी वो वेलोसिटी भी फिक्स्ड है। इन ऑर्बिट्स को, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को बोहर ने कहा था स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, कि इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, तो इनको नाम दिया था स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स इनका नाम दिया गया था ऑर्बिट्स का। तो ये था बोहर का पहला पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट है, the energy of an electron on the orbit does not change with time. However, the electron will move from lower stationary state to a higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron. ये था कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ऑर्बिट में वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि कंटिन्यूसली वो अपनी एनर्जी इमिट करता रहता है, रिवॉल्व करता है, तो उसकी एनर्जी चेंज होती रहती है। लेकिन बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती जब वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, पर अगर इलेक्ट्रॉन को एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए तो वो लोअर स्टेशनरी स्टेट से हायर स्टेशनरी स्टेट में मूव कर जाता है। कैसे? देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये मान लेते हैं पहली शेल है या ऑर्बिट है, ये सेकेंडरी शेल है। तो इसमें मान लो इसकी एनर्जी है 2 जूल, इसकी एनर्जी है 5 जूल। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तब उसकी एनर्जी 2 जूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तब इसकी एनर्जी 5 जूल है। तो तब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसको 1 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाए तो मतलब इसकी 3 जूल हो गई, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इसमें 2 जूल एनर्जी मिल गई तो 2 और 2 4 जूल हो गई इसकी, तो भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको 3 जूल एनर्जी मिलेगी, तो 2 जूल यहाँ पे थी, 3 जूल एनर्जी बाहर से मिल गई, तो ये कितनी होगी इसकी 5 जूल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट मूव कर जाएगा। कब? जब उसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन absorb required amount of energy then it moves from lower stationary state to higher stationary state। ये था बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। और इसने ये भी कहा था कि अगर उस एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट कर दे, मान लो कि अभी इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे 5 जूल एनर्जी है, लेकिन अगर इसने 3 जूल एनर्जी इमिट कर दी
3 जूल ऑफ एनर्जी इमिट कर दी, तो मतलब इसकी एनर्जी कितनी होगी, 5 - 3 2 जूल। तो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेशनरी स्टेट टू लोअर स्टेशनरी स्टेट मूव कर जाता है। तो अगर एब्जॉर्ब करता है तो लोअर टू हायर, और अगर इमिट करता है तो हायर टू लोअर मूव कर जाता है। लेकिन अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते टाइम वो अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करता। ये था बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड when transition occurs between two stationary states having energy difference delta E is mu is equal to delta E by h। जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से, एक स्टेशनरी एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में मूव कर रहा है, तो या तो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है या रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की या कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उसने इमिट की, दैट इज गिवन बाय डेल्टा ई बाई एच। डेल्टा ई है डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स, जिन दो एनर्जी स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन हुआ है उनकी एनर्जी का डिफरेंस। मान लेते हैं इसका एनर्जी E1 है, इस स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी E2 है। तो अगर E1 से E2 मूव किया है, यानी E1 है हमारा एनर्जी ऑफ लोअर स्टेशनरी स्टेट और E2 है एनर्जी ऑफ हायर स्टेशनरी स्टेट। तो इनके बीच का डिफरेंस हो गया डेल्टा ई, E2 माइनस E1। तो ये हो गया हमारा एनर्जी डिफरेंस। तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन E1 टू E2 मूव किया है, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बाय h, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यूज याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। तो अगर हमें दो एनर्जी स्टेट्स की वैल्यू गिवन हो तो हम ये बता सकते हैं कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट मूव करेगा, या फिर हायर टू लोअर मूव कर रहा है तो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उसने इमिट की। तो ये हम बता सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज नोन एज बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। फोर्थ पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2π। तो ये समझने से पहले एक बार ये समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स की टर्म है, फिजिक्स में शायद आप पढ़ चुके होंगे अब तक। एंगुलर मोमेंटम है L से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मोमेंटम, इससे पहले एक बार लीनियर मोमेंटम देख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम भी पढ़ चुके होंगे आप, ये फिजिक्स की टर्म है जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो कोई चीज अगर एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका लीनियर मोमेंटम होता है, लेकिन अगर कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है तब उसके लिए हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब इलेक्ट्रॉन हमारे सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी है, ये होता है R इंटू P, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। R यहाँ पे है रेडियस की जिस भी सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये हमारे न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट की रेडियस R और इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम, इनके क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट, ये इसको हम एक बार लिख लेते हैं कि P होता है मास इंटू वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, R रेडियस है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स सेंटर। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट शायद आप पढ़ चुके होंगे अब तक। ये हो जाएगा RMV साइन थीटा। थीटा क्या है, R और V के बीच का एंगल। तो ये हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, टेंजेंट देते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये R है। इनके बीच का एंगल, एक टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री। तो थीटा हमारा है 90 डिग्री, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन 90, साइन 91 होता है, ये हो जाएगा MVR। तो लीनियर मोमेंटम होता है MVR। M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और R है जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस। अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है तो सिर्फ इतना याद रख ले कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू MVR, ये होता है। तो बोर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h बाई 2π का। इसका क्या मतलब है, L या तो h बाई 2π होगा, या 2h बाई 2π होगा, या फिर 3h बाई 2π होगा, या 4h बाई 2π होगा। यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है h बाई 2π का। ये
1/2 ऑफ h/2 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। 3/2 ऑफ h/2 नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होते, सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 का। इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड है मतलब फिक्स है, क्वांटाइज्ड है या फिर कह देते हैं फिक्स है। h/2 है तो उसके बाद 2h/2 होगा, इनके बीच में कहीं भी 1/2 ऑफ h/2 नहीं होगा। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स होता है, डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। ये बताया था बोहर ने। यानी हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जनरली, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n ऑफ h/2, जहाँ पे n एक इंटीजर है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। और यहाँ पे जो n होता है, n होता है नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। n रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ शेल्स, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर n की वैल्यू 1 हो तो वो k सेल होती है, kth सेल। n की वैल्यू 2 हो, l नाम दिया जाता है उसको, l शेल। n की वैल्यू 3 है तो m, ऐसे आगे n o p ये सेल होती है, नंबर ऑफ सेल्स। तो अगर आपसे ये पूछे कि सेकंड सेल का एंगुलर मोमेंटम बताओ, सेकंड सेल का एंगुलर मोमेंटम, तो n की वैल्यू रख देंगे सेकंड, तो इसका सेकंड सेल का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2h/2। आपको पूछे थर्ड सेल की, m सेल का एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो m सेल यानी n इज इक्वल टू 3, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 3h/2, 3h/2। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ से तो ये आया nh/2, यहाँ से आया mvr, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी mvr इज इक्वल टू nh/2, mvr इज इक्वल टू nh/2। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे उनमें यूज होगा, तो इसको नोट कर ले एक जगह। mvr ये भी एंगुलर मोमेंटम है, nh/2 ये भी एंगुलर मोमेंटम है। तो ये था बोहर का फोर्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट है, व्हाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो किसी भी चीज को सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ लगती है। एक सर्कुलर ऑर्बिट का सेंटर है तो उसकी सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिलती है फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज स्पीसीज है, तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए। इसको हम इस बात से समझ सकते हैं, देखो ये हमारा सन है, यहाँ पे इसके चारों प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। तो क्या है कि सन अर्थ को कंटिन्यूसली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। ऐसे जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे अर्थ के सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट तो एक ही है मून, लेकिन जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं वो अर्थ के चारों ओर कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं? दे आर रिवॉल्विंग ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ क्या है? कंटिन्यूसली उन सैटेलाइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स उन सैटेलाइट्स को एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसी बात होती है एटम के केस में भी। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं तो वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, Q1 मतलब चार्ज 1, Q2 चार्ज 2 बाय आर स्क्वायर, यानी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अगर ये हमारा Q1 है, यहाँ पे हमारा Q2 है, ये इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अगर ये दोनों सेम चार्जेस है
तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, अगर ये अपोजिट चार्जेस है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर हम अपने एटम की बात करें तो एटम में इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई, और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, न्यूक्लियस पे अगर एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई है, लेकिन प्रोटॉन है कितने, जितना उसका अटोमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, जितना जितना इसके एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे, तो उतना ही इस पे प्लस चार्ज होगा। तो 1 प्रोटॉन का चार्ज अगर प्लस ई है तो जेड प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस जेड ई। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इन दोनों का चार्ज और ये इनके बीच की डिस्टेंस आर। तो इसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 क्या है E, Q2 क्या है ZE बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि अगर कोई भी चीज एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, उसकी रेडियस r है और v वेलोसिटी से मूव कर रही है, मास उसका m है, m मास की कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी v है और r रेडियस के एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि फोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दोनों इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपने नोट करके रखना है नोटबुक में, क्योंकि आगे हम जो कैलकुलेशन करेंगे उनमें ये यूज होगा। तो ये तो हो गए बोहर के 5 पोस्टुलेट। अब कुछ और पोस्टुलेट भी है और कुछ इससे पहले हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में क्या क्या है कि जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस क्या है, कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कितना उसमें उसकी टोटल एनर्जी है, ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इसके 1-2 पोस्टुलेट और है उनको पढ़ेंगे। लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो बोहर एटॉमिक मॉडल का ये पार्ट 2 और आएगा, उसमें हम बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट इसके स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।